गुड इवनिंग। अभी हम इंडिया के अंदर इंडिगो का क्राइसिस देख रहे हैं, जिसमें हजारों की संख्या में सारी जो अपनी उड़ानें हैं उनको रद्द करना पड़ा, जिसके पीछे बहुत सारे यात्री लाखों की संख्या में परेशान हुए। किसी का महत्वपूर्ण इंटरव्यू छूट गया, किसी का किसी समारोह में जाना, किसी की हेल्थ क्राइसिस, एक बहुत बड़ा क्राइसिस अपने को देखने को मिला, जिसके पीछे मूल कारण जो है वो इंडिगो कंपनी में पायलट्स की कमी, उनके द्वारा लगातार ओवरबर्डन होना, और इसी संदर्भ में बहुत सारी जो है वो अव्यवस्थाएं अपने सामने आई। अब इसी संबंधित टॉपिक को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हंसा 3 नेक्स्ट जनरेशन का एक एयरक्राफ्ट भारत के अंदर तैयार किया गया, जिसका उद्देश्य देश के अंदर जो प्राइवेट पायलट हैं उनको और कॉमर्शियल लेवल के जो पायलट हैं उनको ट्रेनिंग देना है। देखिए, हमारा देश तेजी से तरक्की कर रहा है, लोगों की आय बढ़ रही है और लोग जो है वो यात्रा के लिए हवाई यात्राओं पर भी निर्भर होने वाले हैं। तो उसी संदर्भ में बहुत सारी एयरक्राफ्ट यानी कि विमान अपने को चाहिए और उनको चलाने वाले पायलट चाहिए। अभी तक जो पायलट की ट्रेनिंग का प्रोग्राम है वो विदेशी विमानों पर निर्भर है। विदेश से जब हम विमान मंगवाते हैं तो वो महंगे हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में हम उन पर निर्भर रहते हैं, और उनके मेंटेनेंस के संबंधी जो खर्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो भारत के अंदर बेंगलुरु में एक जो है वो NAL नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी है, जो CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडिया की जो विभिन्न प्रकार की लैब्स की एक बड़ा संगठन है, उसी की एक लैब है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी NAL बेंगलुरु में। इसने एक स्वदेशी रूप से स्वदेशी टेक्निक के ऊपर आधारित नया एयरक्राफ्ट बनाया है, जिसका नाम है हंसा 3 नेक्स्ट जनरेशन। NG का मतलब यहां पर नेक्स्ट जनरेशन है। इसका उद्घाटन या फिर इसका जो है वो एक तरीके से समर्पित राष्ट्र को किया केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्रीमान जितेंद्र सिंह जी ने। और उसी संदर्भ में हम इसकी कुछ विशेषताएं, हंसा नेक्स्ट जनरेशन की क्या विशेषताएं उसके बारे में बात करेंगे, और फिर NAL के द्वारा ही, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा ही कुछ छोटे छोटे और नए आविष्कार किए गए हैं जो अपने आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हंसा 3 जो वो नेक्स्ट जनरेशन की हम बात करें तो इसकी क्या विशेषताएं हैं। ये एक पायलट को ट्रेनिंग देने वाला एयरफ्रेम, जो कंपोजिट एयरफ्रेम से बना हुआ अपना यहाँ का लोकल एक एयरक्राफ्ट है, जिसकी दूसरी डिजाइन और विकास NAL ने ही बेंगलुरु द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में पायलट की जो बढ़ती हुई मांग है और उसको पूरा करने के लिए जो अपने लड़के बच्चे बच्चियां जाते हैं विदेशों में, वहां पर महंगी फीस देते हैं, महंगा प्रशिक्षण होता है, उसके बजाय अपने यहीं पर जो वो इनको पायलट को ट्रेंड करके तैयार कर सके। विशेष रूप से प्राइवेट पायलट लाइसेंस और कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस जैसे प्रशिक्षण के लिए इनको विकसित किया गया। पूरी तरीके से फाइबर ग्लास और कार्बन कंपोजिट सामग्री से बने हुए, जिसका हल्का और इसके ऊपर जंग नहीं लगता और इजी मेंटेनेंस, ड्यूरेबिलिटी सब इसकी अच्छी खासी होती है। और इसके आगे जहां पर पायलट बैठने का जो जगह होती है, जिसको कॉकपिट कहते हैं, उसमें 43 इंच की केबिन की चौड़ाई। इतनी ज्यादा डिटेल अपने काम की नहीं है। अपने काम का हंसा जो 3 नेक्स्ट जनरेशन का जो पायलट प्रशिक्षण विमान है, वो उसको किसने विकसित किया उसके बारे में जानकारी अपने को होनी चाहिए। और वो किसने विकसित किया? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने। इसके बारे में दूसरी और बातें, इसका इंजन जो है इसमें जो लगाया गया है वो रोटेक्स 912 ISC3 स्पोर्ट्स इंजन है, जो लगातार 620 नॉटिकल माइल इतनी दूरी तक उड़ान भर सकता है एक बार उड़ने के बाद, या फिर 7 घंटे, या इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 98 नॉटिकल माइल पर आवर। ये एकदम एग्जैक्ट कैलिब्रेटेड का मतलब एरर निकालने के बाद में शुद्ध जो स्पीड आती है उस स्पीड से ये उड़ सकता है। इसको बनाने में NAL ने इसका डिजाइन और विकास किया है। इसको औद्योगिक स्तर पर बनाएगा कौन? आंध्र प्रदेश की कुप्पम में एक कंपनी है पायोनियर क्लीन AMPS, उसके द्वारा इसका विकसित किया जाएगा, जहां पर हर साल लगभग 100 ऐसे पायलट ट्रेनिंग विमान जो है उनको तैयार कर दिया जाएगा। NAL की एक और प्लान है कि अभी जो हंसा 3 नेक्स्ट जनरेशन बनाया है, इसको इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला यानी कि इलेक्ट्रिक वर्जन इसका तैयार करने का काम शुरू कर दिया इन्होंने, जिसमें 2 सीट वाला जो वो ट्रेनर विमान तैयार किया जाएगा। इसके बाद में आगे, ये तो इसकी बात हुई।
अभी एनएएल के द्वारा ही कुछ और छोटे छोटे डेवलपमेंट किए गए हैं, जिसमें से एक है आयरन बर्ड फैसिलिटी। आयरन मतलब लोहा, बर्ड यानी कि पक्षी, फैसिलिटी यानी कि सुविधा। तो ये आयरन बर्ड फैसिलिटी जो है वो अपने देश में यात्री या सेना को एक से दूसरी जगह ले जाने का एक हल्का विमान है, जिसका नाम है सारस MK2। इस सारस MK2 को डेवलप करने के लिए इसका इंजन कैसे काम कर रहा, हाइड्रोलिक्स कैसे काम कर रहा, हवा में स्टेबल रहेगा या नहीं, उसको जमीन के ऊपर जांच करने का, टेस्ट करने की एक फैसिलिटी है, जिसका नाम रखा गया है आयरन बर्ड फैसिलिटी। और इसको जो है वो एनएएल के द्वारा ही भारत में शुरू किया गया है। सारस जो MK2 होगा वो 19 यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला एक हल्का पोर्टेबल विमान होगा। इसके बारे में भी एक अच्छा सवाल निकलता है अपना कि सारस MK2 क्या है और किसने इसको विकसित किया है। तो ये एक 19 यात्रियों, 19 सीटर एक विमान है जो सिविल क्षेत्र में और सेना दोनों के लिए महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी होगा। इस सारस MK2 का जो विकास किया जा रहा है, तो इसके इंजन, उड़ान क्षमता, इसके हाइड्रोलिक्स, उन सब को जो डेवलप करने की फैसिलिटी है उसी का नाम है आयरन बर्ड फैसिलिटी, जो किसने विकसित की है, NAL CSIR NAL बेंगलुरु में। तो दूसरी खबर ये, पहली हंसा 3 वाली, दूसरी आयरन बर्ड फैसिलिटी वाली, अब तीसरी इसमें हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है HAL के द्वारा। हाई एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पर, लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर कोई बैलून या फिर कोई अपना ड्रोन या एरोस्पेस का कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, यानी कि एरियल ऑब्जेक्ट, जो अपनी यहाँ की लोकल मौसम की परिस्थिति, निगरानी, सेंसिंग, इस तरीके का काम करे। क्योंकि ये सामान्यतः काम किया जाता है सैटेलाइट के द्वारा। सैटेलाइट को लॉन्च करना, उसकी मेंटेन करना, ग्राउंड स्टेशन बनाना सब महंगा है। इसके स्थान पर लोकल एरिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे मौसम की क्या परिस्थिति रहेगी, जलवायु कैसा रहेगा, निगरानी कैसी करनी है, उसके लिए एक हल्का और सस्ता विकल्प जिसका नाम है HAL, हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म, और इसको अभी NAL के द्वारा विकसित किया गया है, जिससे 20 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर लंबे समय तक ये प्लेटफॉर्म वहां स्टेबल रहेंगे और उससे नीचे निगरानी, दूरसंचार और पर्यावरण जैसे जो निगरानी है उन सब के लिए काम में अपना करेंगे। हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म HAP जिनको कहा जाता है। CSIR NAL के द्वारा पहले भी 7.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर 10 घंटे तक टिके रहने की क्षमता वाला एक ऐसा ही हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म पहले भी विकसित किया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट खबर है अपने लिए जो NAL के द्वारा विकसित की गई। तो कितनी हो गई? 3। पहली हंसा 3 नेक्स्ट जनरेशन का, दूसरा सारस MK2 के लिए आयरन बर्ड फैसिलिटी, और तीसरा है HAP हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म। उसके बाद एक और जो नेविगेशन से संबंधित उड़ाने, जब यात्री जो विमान है वो टेक ऑफ करते हैं या लैंडिंग करते हैं, उस टाइम पर रनवे पर किसी भी प्रकार की विजिबिलिटी का इश्यू हो या उसके बिल्कुल कोऑर्डिनेट सही हो, यानी कि सुरक्षित लैंडिंग और टेक ऑफ करवाने के लिए इसी NAL ने एक NAVMET सिस्टम तैयार किया गया, जिसका नाम है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज एविएशन मेट्रोलॉजिकल, जिसका सुरक्षित उड़ानों को टेक ऑफ करवाने और वापस से लैंडिंग करवाने में, पिछले दिनों एक इश्यू हमने देखा था जिसके अंदर जो पायलट है उसको विमान की लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। GPF स्पूफिंग का सामना हमें करना पड़ा था, जिसके ऊपर अपन ने पहले भी एक वीडियो बनाया है। तो ये भी नेशनल एरोस्पेस लैब के द्वारा तैयार किया गया एक नया सिस्टम है, जिसका नाम है NAVMET सिस्टम, जो विमानों की सुरक्षित लैंडिंग और टेक ऑफ से संबंधित है। उसके बाद में लॉइटरिंग म्यूनिशन UAV का मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी कि छोटे छोटे ऐसे ड्रोन जिनके ऊपर मिसाइल या कोई ऐसा एक्सप्लोजिव या हथियार टाइप की चीज साथ में लगा दी जाती है। जैसे ये प्राचीन काल में हम देखें कि आसमान में कोई बहुत ऊंचाई पर पक्षी उड़ता रहता है और ऊपर से वो निगरानी रखता है और अपना शिकार दिखता है उसको, उस पर झपट पड़ता है और उसको एकदम से उठा के ले जाता है, बाज टाइप की चीज। तो वैसे ही किसी भी देश की सामरिक या फिर रणनीतिक तौर पर या सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में या जो अपनी बाउंड्री वाले एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है, कोई आतंकवादी कैंप चल रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हो रही है, या विदेशी सेना, दूसरी सेना, दुश्मन देश की सेना किसी तरीके से कोई भी नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधि कर रही है, तो ये जो लोइटरिंग म्यूनिशन UAV होते हैं ये आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ते रहते हैं
जो सामान्यतः राडार की पकड़ में नहीं आते हैं, और ऐसी नीचे ग्राउंड पर चल रही संदिग्ध गतिविधि को ऊपर से ही कैमरा और सेंसर की सहायता से नोट करते हैं, उसको लोकेट करते हैं और फिर उसके ऊपर आके गिर जाते हैं। अब ये ऊपर आके गिरते हैं तो ये रिमोट, ये जो अपना ड्रोन होता है, ये स्वयं भी नष्ट हो जाता है, और इसमें चूंकि वो रॉकेट या एक्सप्लोजिव लगा रहता है तो उस टारगेट को भी नष्ट कर देता है। मतलब खुद एक तरीके से ये सुसाइडल होता है। आपने एक नाम सुना होगा, केमिकेज। केमिकेज जापान के अंदर जो है, वो एक पायलट जो है उसने सुसाइड की तरह काम किया, मतलब सुसाइड बॉम्बर की तरह काम किया। अपना नीचे जमीन पे कोई टारगेट उसने देखा और अपने विमान को वहां पर जाकर क्रैश करा दिया, तो वो पायलट खुद भी मर गया, विमान भी नष्ट हो गया और वो टारगेट भी डिस्ट्रॉय हो गया। उसको केमिकेज कहते हैं जापान की भाषा में। तो ऐसा ही एक ड्रोन अभी जो है वो अपने यहाँ पर एरोस्पेस लिमिटेड के साथ में, सोलर डिफेंस और एरोस्पेस लिमिटेड के साथ में एनएल ने विकसित किया है, जो वोकेल इंजन के द्वारा संचालित 900 किलोमीटर की रेंज में चक्कर लगाएगा। उड़ान क्षमता आसमान में 6 से 9 घंटे रह सकता है, और 5 किलोमीटर के दायरे में उसको कोई भी टारगेट वगैरह दिखेगा तो उसके ऊपर जाके ये खुद को नष्ट कर देगा और टारगेट को भी नष्ट कर देगा। इसको ऐसे वाले जो ड्रोन होते हैं या अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? लॉइटरिंग म्यूनिशन। ये टारगेट को लोकेट करके नष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलो आज के लिए इतनी खबरें थी। एक सवाल जो हंसा 3 के लिए अपन ने बनाया है, मल्टीपल चॉइस वाला, उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस सवाल को पढ़ें और इसका क्वेश्चन सोल्व करें आप। तो पहला ऑप्शन इसका ठीक है। 29 अक्टूबर को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने CSIR NAL में बेंगलुरु में भारत का पहला स्वदेशी उत्पाद संस्करण पायलट ट्रेनर विमान हंसा 3 NG लॉन्च किया। ठीक है ये स्टेटमेंट। यह भारत का पहला पूरी तरीके से स्वदेशी 2 सीट वाला कंपोजिट एयरफ्रेम ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। ये भी ठीक है। इसका विकास वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR NAL द्वारा किया गया है। यह स्टेटमेंट भी ठीक है। भारत ने अगली पीढ़ी के 2 सीट वाले इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनर विमान इलेक्ट्रॉनिक हंसा को विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो कौन से सत्य कथन है? चारों के चारों ही सत्य कथन है। वेरी गुड। तो इसमें डी ऑप्शन आएगा। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।